हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। अरिहंत नहीं भैया, अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे थे कक्षा 10 के गणित का 2022 वाला। और 7वां और आखिरी सेट चल रहा था 822 HI, और इसके हमने 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। ये जो 7वां क्वेश्चन है, लास्ट वाला वीडियो बनाना बाकी रह गया था। और चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न में मतलब पहला प्रश्न जो है वो देखते हैं कि रैखिक युगपत समीकरणों, ये दो समीकरण दिए गए हैं, का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। यानी इसको ग्राफ खींचकर हल करना है। और इन रेखाओं तथा x अक्ष के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करिए। ऐसा कुछ करना है। काफ़ी अच्छा और लंबा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो प्रश्न को हल करने के लिए कुछ इस प्रकार से हमें लिखना होगा, और दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। और इस समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों का ग्राफ खींचने के लिए हमें पहले तो कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होगी। और बिंदु हमको मैक्सिमम 2 निकाल लो, बस न्यूनतम 2, मतलब 2 से ही काम हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से 4x - 5y + 16 बराबर 0। और हम यहाँ पे उसका बॉक्स भी बना लेंगे, जिसमें हम 2 ही बिंदु निकालने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उतना काम हो जाएगा। सबसे पहले तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो 4 0 में 0 हो जाएगा। और उसके बाद अपना थोड़ा मैं दिखाता हूँ हल करके। मेरे ख्याल से आप समझेंगे कि अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 4 और 0 गुणा 0 हो जाएगा, -5y रहेगा, + 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये तो कोई काम का नहीं रहा। ये -5y इसे रहने देते हैं, 16 को उधर भेजेंगे तो -16 हो जाएगा। माइनस माइनस आप काट देंगे। 5 से कट नहीं रहा है यार, ठीक है। 5 से कट नहीं रहा है, 16/5 हो जा रहा है। और ऐसे मामले में हम किसी बिंदु को दिखा पाएँ, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये लफड़े वाला काम है। तो थोड़ा कुछ ऐसा ट्राई करते हैं ताकि कुछ काम बन जाए। यानी कि x की जगह पे अगर हमने 1 रखा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप समझते हैं 4 एकम 4 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, -5y रहेगा, + 16 रहेगा बराबर 0 रहेगा। 16 4 20 हो जाएगा। मस्त, ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा बराबर 0। 20 उधर जा करके हो जाएगा कितना, -20। और ये तो कट जाएगा ना यार, 5 चौके 20, यानी अच्छा मिल रहा है। तो यही वाला हम अपनाते हैं कि x बराबर हमने 1 रखा है, y बराबर हमको 4 मिल गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, जो हमने यहाँ पे रफ में हल किया, ऐसे ही आपको भी रफ में हल करके पहले डिसाइड करना होगा कि किसको रखें ताकि एक अच्छा आंसर मिले हमें। ओके, तो हमने यहाँ पे 1 रखा तो 4 गुणते अपना 1 हो गया है, -5y + 16 बराबर 0। और वही पूरा हल करना है, ठीक है। इसमें कुछ अलग तो है नहीं, जो हमने आपको हल करके दिखाया था वही अपना पूरा रहेगा। बस वही हम छाप रहे हैं जल्दी में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें रखना क्या चाहिए होता है। तो y बराबर हो जाएगा 20/5, 5 चौके 20, y बराबर 4। सॉरी, ये डिब्बा तो नहीं बनाना था। तो ये तो आपको एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु भी हमें कुछ चाहिए होगा। अगर माइनस में मिले तो भी काम चल जाएगा, पर अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 9 8, 8 और 16 8 कितना होता है, तब तो ये 5 से कटेंगे नहीं। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि y बराबर रख देते हैं, ठीक। x बराबर रख लिया, y बराबर 0 रख के देख लेते हैं। तो 4x है, -5 और 0 गुणा 0 हो जाएगा। बात ही ख़त्म हो गई यार, ठीक है। -0 रख लो, + 16 है बराबर 0 है। ये जो -y 0 मिला है कोई काम का नहीं है। 4x बराबर 16 उधर भेज देंगे तो -16, 4 चौके 16, यानी x बराबर सीधा सीधा -4 मिल रहा है। एक अच्छा अंक मिल रहा है। तो हम ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा दूर अगर बनाते हैं, तो y वाला यही मामला निपट जाता है और हमको काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं खर्च करनी पड़ती। खैर, हम यहाँ पे उसे एडजस्ट करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, बॉक्स थोड़ा इधर बना लीजिएगा इस एरिया में, और
अच्छे से, ताकि जगह बहुत ज़्यादा ना खपत हो। तो y बराबर हम 0 रखना चाहते हैं, रखने पर तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे 4x है, -5 गुणित 0 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे 4x, यहाँ पे -0 प्लस 16 बराबर 0। तो 4x प्लस 16 अकेले बचेगा बराबर 0। 4x बराबर -16 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -16/4, 4 चौके 16, x बराबर -4 आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आपने 0 रखा तो -4 यहाँ पे मिला। ठीक, तो प्रश्न को इसी प्रकार से हल करना है और ये 2 बिंदु हमारे लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, ये पर्याप्त है, इससे हम इसका आलेख खींच लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम समीकरण 2 पे चलेंगे। समीकरण 2 से तो 2x प्लस y बराबर हमारा 6 है और डिब्बा इसी के सामने बना लेते हैं। ये बन गया, यहाँ पे x, यहाँ पे y लिख लेते हैं। अब x बराबर 0 रख सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये। x बराबर 0 रखने पर 2 गुणित 0 हो जाएगा प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। 2 और 0 गुणा 0 प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। और जानते ही 0 किसी काम का नहीं है, तो y बराबर 6 सीधे सीधे मिल गया। और हमें थोड़ा सा और, खैर x बराबर 0 रखा, y बराबर हमको 6 मिल गया। x बराबर अब क्या रखा है, x बराबर नहीं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो 2x है और प्लस y की जगह 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6/2 हो जाएगा, काट देंगे 3 हो जाएगा, x बराबर मिल जाएगा अपना प्यारा सा 3। फिर डिब्बा बनाने की आदत जाएगी नहीं हमारे। 0 रखा तो हमें 3 मिल गया। तो ये बिंदु हमें मिल करके, मतलब मिल चुके हैं, बात ख़त्म हो चुकी है। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों जो हमें बिंदु मिले इनको आलेखित करना है। और आलेख बनाने के लिए आपको पता ही है कि आपको मतलब स्केल की आवश्यकता होती है और थोड़ा सा ध्यान देंगे, वैसे छोटे से ज़रूरत है, बस हो जाएगा। तो पेंसिल से बनाइएगा, अपन अभी पेन से बना दे रहे हैं। एक सीधी लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, और 90 डिग्री पे होते हुए एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। और 90 डिग्री देखने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि ये वाली लाइन एकदम सीधी के जाए, ठीक है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि 90 डिग्री है। थोड़ा बहुत तिरछा मिर्चा भी चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओहो, मैंने हिला दिया, ठीक है। और थोड़ा सा देखो डिज़ाइन कैसी गंदी से बनी है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात है बिल्कुल भी नहीं है। इधर वाला पार्ट बहुत बढ़ा के रखा है हमने, क्योंकि बिंदु अपने वैसे ही है। अच्छा, देखेंगे x की वैल्यू में एक जगह -4 है, तो इधर की ओर -4 हमको जाना होगा, तो उसको भी थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं। यही सारी चीज़ें ध्यान में रख करके ही हमको इसको खींचना होता है, नहीं तो दिक्कत होती है। अब हमको बिंदुओं को ऐसा दिखाना होता है, ठीक है, समझो बातों को, कैसे बिंदु यहाँ पे निर्देशित किए जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत ही प्रकार की गलतियाँ करते हैं। ये वाला 0 वाला पॉइंट इस पे होना चाहिए, फिर 1 2 ये जो निशान है ऐसे थोड़ा दिखाई देना चाहिए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। और इधर भी साथ में लगा देते, इधर भी दिखाई देते हैं, काहे लिए छोड़ें इसको। ये हो गया। अब इसको निशान दिखाना है। मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, पर ठीक है, कई बच्चे कहते हैं बहुत स्लो समझाते हैं सर आप। अब भाई अगर आपको यही लाइन खींचना नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हो कि आपको बहुत तेज़ी समझा दिया जाए, तो वीडियो फास्ट करके खुद ही देख लो यार, स्किप कर दिया करो जो पार्ट समझ में आ चुका है। तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है, सब कुछ बन गया। बीच वाला पॉइंट जो O होता है वो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 माइनस वाला, तो ये हो गया सब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये हमने बना दिया।
अब देखो, अब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इस बिंदु को 1,4 को दिखाना है, तो ये 1 पे 4 ऐसे निशान लगाना बहुत गंदा होता है। इसको ऐसे बराबर करो और इस 0 को 1 पे रखो और ये 4 जहाँ दिखाई दे रहा है निशान लग गया। एकदम परफेक्टली मिलता है और ये एकदम अच्छा होता है। 1,4। दूसरा -4,0 था, तो -4 पे 0 थी तो बहुत आसानी से मिल गया, -4 पे 0। ठीक, और इसमें है 0 पे 6, 3 पे 0, तो 0 पे x बराबर 0 पे 6, y पे 6 है यार, थोड़ा सा इसको ऊपर जाना चाहिए था, गलती हो गई है। ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये 6 है और यहाँ पे 3 बनना चाहिए था। तो ये जो बिंदु है 0 पे 6 और 3 पे 0 पे 6 वाला देखते हैं पहले। ये 0 हो गया, 0 पे 6, ये हो गया 0 पे 6 और 3 पर 0, यहाँ पे हो गया 3 पर 0। बिंदु सभी मिल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। मिल जाए तो अच्छी बात है, इसको मिला देते हैं। ये मिल गया। ओ वो गंदा हो गया, ये देखो। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिला के थोड़ा बढ़ाना भी है, बढ़ जाए तो अच्छी बात है ना। ये ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ। अब इन समीकरणों का हल यार देखो, ये वाला पॉइंट मिल रहा है हमको। मुझे लगा कि यही मिल जाएगा, पर ये मिल रहा है। कहीं दिक्कत तो नहीं है हमारे खींचने में। 1,0 ही अपना सही जवाब हो। आइए चेक कर लेते हैं। हमें 1,4 यहाँ पे मिला है। क्या यहाँ पे 1,4 मिल सकता है? x पे 1 रखने पे y पे 4 मिल सकता है? थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो 2 गुणते x की जगह पे 1 प्लस y बराबर 6 है, 2 एकम 2 प्लस y बराबर 6 है, 2 उधर जाएगा तो y बराबर 4 तो मिल जाएगा, यानी सही है। बस हमारा चित्र थोड़ा गंदा है, नहीं तो ये 1,4 यहीं पे एग्जैक्टली मिलता। ये वाला पॉइंट ही 1,4 है। तो ये बनकर तैयार हो चुका है और हमारा जो हल है वो भी मिल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरणों का हल, समीकरणों का जो हल है वो x बराबर 1 y बराबर 4 है। ठीक, दोनों रेखाओं और x अक्ष, ठीक है, के बीच बने त्रिभुज के निर्देशांक, ये भी हमसे पूछा था ना, निर्देशांक, सॉरी निर्देशांक गलत हो गया, निर्देशांक। अब कौन कौन से निर्देशांक मिल रहे हैं? त्रिभुज दिखाओ भैया, त्रिभुज कहाँ है? ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है त्रिभुज है, जो x अक्ष के साथ बना हुआ है। अगर हम बात करें इसकी, मेरे ख्याल से अब आपको विजिबल हो रहा होगा। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, यही निर्देशांक है। तो 3,0 1,4 व ये -4,0 है। आंसर हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो अब जो हम प्रश्न देखेंगे वो है 7वें का काकत वाला हिस्सा। और इस प्रश्न में हमको क्या दिखाई दे रहा है? 2 अंकों का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो भैया यहाँ पे आपको 2 संख्याओं का योग दिया गया है 7। तो यहाँ पे लिखना होगा कि माना पहली संख्या, क्या भैया? पहली संख्या आपको यक्ष माननी होगी और लिखना होगा तथा दूसरी संख्या
और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या भैया देखो 8 योगफल दिया था ना, तो 8 माइनस एक्स माननी होगी। यही होता है तरीका इस प्रश्न को हल करने का। ठीक, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग हमको दिया गया है, वो दिया है 8/15। तो ध्यान दीजिए भैया, व्युत्क्रम किसे कहते हैं, इसी के उल्टे को व्युत्क्रम कहते हैं। तो पहले जो संख्या है 1/x हो जाएगा और 1/8 माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों का ही योगफल कितना मिल गया, 8/15 मिल गया। ऐसा हो गई बात। नीचे वाले गुणा करा देते हैं, तो x गुणते 8 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 8 माइनस एक्स, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो प्लस एक्स, बराबर 8/15 हो रहा है। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे 8/8 से गुणा कराएंगे तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर 8/15। आप इस 8 को काट सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कट जाएगा। 15 का इधर गुणा करा तो 15 एक कम 15, सॉरी ये एक्स लिखा गया, 15 हो जाएगा। इस पूरे के इधर गुणा करा दो तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को इधर भेज दो, ये एक्स स्क्वायर इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस 8x हो जाएगा, ये प्लस में 15 पहले से ही था, बराबर 0 हो गया। एक द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गया। गुणा करने पे 15 मिल जाए, जोड़ने या घटाने पर आपको 8 मिल जाए, तो होता है क्या, 5 तिहाई 15 और 5 3 होता है 8, जोड़ने पर 5 तिहाई 15 होता है। तो ये तो आसानी से मिल गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे -5x और -3x लिखेंगे, दोनों लोग माइनस में रहेंगे, जोड़ के -8 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे 15 बराबर 0। आगे वाले में से x कॉमन हो रहा है, x -5 और यहाँ से कॉमन हो रहा है 3, तो x -5 यहाँ पे बराबर 0। x -5 इधर से निकल के आएगा और x -3 इधर से निकल कर आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x -5 बराबर 0, तो x बराबर 5 मिल गया। और लिखेंगे कि यदि x -3 बराबर 0, तो आपको x बराबर 3 मिल गया। ठीक है, तो अतः संख्याएं, सॉरी हमने संख्याएं 8 संख्याएं वही हो जाएगी, किसमें ज़्यादा लफड़ा वाली बात तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो लफड़ा वाली बात कोई बिल्कुल भी नहीं है। अतः जो हमारी संख्याएं हमें चाहिए, संख्याएं 5 व 3 हैं। ओके, और अब हम 7वें का खा वाला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न मतलब खा में दोनों ही प्रश्न त्रिकोणमिति के हैं, बहुत प्यारे प्रश्न है, मतलब हो जाएगा यार, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी वगैरह वगैरह है। अब इसमें तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आया कि यार चित्र कैसे बनेगा, तो अब समझाते हैं भाई। तो देखो क्या होगा, 7वें का खा वाला हिस्सा है और मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो ये मस्त हमने ज़मीन बना दी, ये 15 लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया मंदिर पहले, और ये 15 मीटर का है, बन गया। ठीक, ये मंदिर, चाहे तो झंडा वंडा लगा दो, छोड़ो मंदिर है बस, बहुत है, इतना काफ़ी है। तो मंदिर के शीर्ष से, यानी यहाँ पे खड़े हो गए हो, यहाँ से सड़क के दूसरी ओर, माने ये सड़क मान लो, ज़्यादा दूर हो गया, मंदिर छोटा हो गया, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सड़क के दूसरी ओर बने भवन, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, बात समझो। पहले बात तो बने भवन, एक भवन बना है और ये जो भवन है इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहे हैं। देखो भैया, उन्नयन कोण कह रहे हैं, इसका मतलब ये ऊंचा होगा तभी उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, इसके शीर्ष का, इस यहाँ से देखने पर इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ध्यान देना, उन्नयन कोण कह गया, इसका यही मतलब होता है कि ये ऊपर की ओर ही बनेगा। कई लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है, छोटा रह जाता है उनके बनाने में।
तो दिक्कत ना समझें, बस यही समझें कि जब उन्नयन कोण कह रहा है तो सामने वाला बंदा ऊंचा ही होना चाहिए, तभी उन्नयन कोण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण हो गया। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, पाद माने पैर, यहाँ से देखने पर इसी भवन के पाद का निचले वाले हिस्से का अवनमन कोण दिया गया है भाई साहब, कितना, 45 डिग्री दिया गया है। ओके, तो ये 15 हो गया और 45 डिग्री यहाँ पे अवनमन कोण हो गया। तो भवन की ऊंचाई हमको सिद्ध करनी है कि ये फलाना ढिमा का है। तो अच्छी बात है, पहले बात तो हम यहाँ पे भवन लिख लेते हैं और यहाँ पे मंदिर का ए बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, यहाँ पे डी लिख देते हैं, यहाँ पे एक ठो ई लिख देते हैं। ये 45 है तो यहाँ पे भी 45 बनेगा, यहाँ पे 45 लिख लेते हैं। ये 15 है तो यहाँ पे भी 15 ही रहेगा। ये 15 मीटर लिख लेते हैं। ये हमको पता नहीं, हम एक्स लिख लेते हैं। ये नहीं पता है, वो भी सेम टू सेम बराबर है, एक्स लिख लेते हैं। यहाँ वाला यहाँ से यहाँ तक ही सब समझे रहने का, ये इसको हम एच मान लेते हैं। बस हो गया, हमने फिगर बहुत अच्छे से बना दिया है। अब हम डिटेल्स को लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात लिखेंगे मंदिर की ऊंचाई। मंदिर की ऊंचाई कौन है भैया, ए बी है 15 मीटर। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर 15 मीटर हमने लिखा है। ठीक है, साथ ही लिख देंगे ए बी बराबर सी ई, ए बी बराबर ई सी लिख देंगे और ये भी लिख देंगे 15 मीटर है। गुड। और हमने यहाँ पे माना है, यहाँ पे माना है, यहाँ पे माना है। ये मानने वाला काम थोड़ा देर में बात कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख देंगे कि मंदिर के शिखर से शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक, ऐसे लिखेंगे मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, और इसका नाम है DAE, कोण DAE बराबर 30 डिग्री। ओके, और भवन के पाद का अवनमन कोण ये लिखेंगे EAC, कोण EAC बराबर 45 डिग्री। और जब ये 45 बन गया तो इसके बराबर यहाँ पे भी 45 बनेगा। तो हम लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण EAC बराबर 45 डिग्री। हम इसे लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण होने की वजह से ऐसा हुआ है। अब हम मानने वाला काम कर लेते हैं। माना मंदिर से भवन की दूरी, माना मंदिर से भवन की दूरी कितना भैया मान लिया हमने, x मीटर मान लिया। ठीक, तब हमारा CB और AE बराबर हो गया। CB बराबर AE है, दोनों x मीटर हमने ले लिए हैं। साथ ही हमने ED DE को h माना है, तो हमने DE माना, हमारा जो DE है वो है स्मॉल h। ओके, यहाँ पे मीटर लिखना ज़रूरी नहीं है, खाली h लिख देंगे, m लिख देंगे, x लिख देंगे, काफ़ी है। तो ये डिटेल्स हमने भर दी जो यहाँ पे हमें दिखाई दी थी और जो हमने अपने हिसाब से मानी है। अब हम बात करेंगे किसी एक त्रिभुज की। हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे, tan 45 लगाएंगे, लंब बटे आधार करेंगे। ये भाई पूरा 15 है। ठीक, तो हम यही करने वाले हैं। ठीक, समझो, देखो आसान त्रिभुज से शुरू कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री। लंब कौन हो गया, AB, आधार हो गया CB। तो हमारा AB बटे CB हो गया। tan 45 का मान हो गया, AB का मान अपना जो है 15 है और CB का मान x है। x का इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा अपना 15 मीटर ही हो जाएगा। ये x की वैल्यू हो गई।
तो इतना हो गया। अब किसी और त्रिभुज में आते हैं, और त्रिभुज कौन सा होगा? ऊपर वाला। हम h की वैल्यू निकालना चाहेंगे। लिखेंगे त्रिभुज AED में, सॉरी AED में, AED में क्या लिखेंगे? लिखेंगे tan 30 अंश, क्योंकि यहाँ पे 30 अंश बना है। लंब कौन है? ये DE है, DE, और आधार कौन है? EAE। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। DE का मान तो हमको नहीं पता, हालांकि हमने h माना था, और AE का वैल्यू x है। AE तो x है ही, और x की वैल्यू अभी हमको पता चली थी 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 बराबर यहाँ पे h बटे ये 15 हो जाएगा। 15 के इधर गुणा करा देंगे तो h बराबर हो जाएगा 15 बटे √3, ऐसा हो जाएगा। अब यार परमीकरण करना ज़रूरी है, ठीक है, बात समझा करो। √3 गुणते √3 गुणते √3 ऊपर नीचे कर लिया, तो यहाँ पे 15 √3 हो गया, नीचे गुणा करके 3, 3 × 15, क्या मिल गया हमको? 5 √3 मिल गया मीटर में h बराबर। अब भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ये निकालेंगे। अब देखो भवन कौन है? वो CD पूरा है। क्या है? CD है, और वो जो CD है वो भैया यहाँ से C से E, E से D, तो CE प्लस रहना चाहिए था, ED है। CE तो अपना 15 सीधे सीधे था भैया, ये नीचे वाला एरिया पूरा 15 था। ऊपर वाला भी हमने निकाला है, यही ये वाला, प्लस 5 √3 होगा। तो भाई साहब यहाँ पे हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है वो भी तो थोड़ा देख लें, उस पर फिर तो नज़र मार लें। हाँ, ये सिद्ध करना है, तो ये तो सिंपल है ना, ये 5 कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन ले लो भैया। तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 3 15 3 बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे √3 बचा है, तो यही तो लाना था, एकदम सही है। तो ये मीटर में लिख दो भैया। तो भवन की ऊंचाई जो सिद्ध करनी थी वो तो मिल गई आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो और इस सेट का और इस पूरे मतलब अनसॉल्व का ही आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। अच्छी बात है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अनुमान कोण 45 है। ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर, ये भी सही है। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। क्या फलाना ढिमाका, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही तो है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, बस मजाक के सिवा कुछ है नहीं। ठीक है भैया, तो 7 का खा ही है, हम 7 का खा ही डालते हैं। और एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो समझना पड़ेगा कि इसमें कौन ऊंचा है। पहले मैं तो एक भवन बना दूंगा, ठीक है, एक चीज़ तो पहले फिक्स कर लेनी होगी। तो भवन के शीर्ष से, यानी आप कहाँ पे खड़े हैं? भवन के शीर्ष पर खड़े हैं, भवन के शीर्ष पर। भवन के शीर्ष से का मतलब ही हो गया भवन के शीर्ष पर आप खड़े हैं। यहाँ से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से एक स्तंभ हम यहाँ पे बनाएंगे, स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, क्या भैया? उन्नयन। जब ये उन्नयन कह रहे हैं मतलब यहाँ से आप नज़रें उठाएंगे, और उठाने के लिए स्तंभ को ऊंचा होना चाहिए, जाहिर सी बात है। बिना ऊंचा हुए आप उन्नयन कोण बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ से ये उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है भाई साहब? 60 अंश बन रहा है। और ये कौन है? एक स्तंभ है। गुड। और भवन के शीर्ष से, यानी यहीं से स्तंभ के पाद, यानी कि स्तंभ के पैर का अवनमन कोण कितना कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं 45 डिग्री। क्या कह रहे हैं? 45 डिग्री कह रहे हैं। स्तंभ की ऊंचाई 40, ये जो स्तंभ पूरा है, ये जो पूरा भाई साहब है वो 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है। गुड। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, भाई साहब ये भवन की ऊंचाई जो है ना इतनी है, ये प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे h मान लेते हैं, कैपिटल H मान लें।
ये वाला अगर एरिया h मानोगे तो यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया भी h हो जाएगा। यहाँ वाला एरिया x मानोगे तो ये वाला एरिया मतलब लंबाई भी x हो जाएगी। यहाँ पे 45 दिया है तो यहाँ पे भी 45 एकदम कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d, यहाँ पे e। अब भवन की ऊंचाई यहाँ पे लिखना होगा, माना भवन की, ये पहले स्तंभ लिखो, स्तंभ की ऊंचाई CD बराबर 40 मीटर। अच्छे से लिख लेना, ध्यान से समझ लेना। पिछले क्वेश्चन में जैसा जैसा लिखवाया वैसे वैसे डिटेल्स में खुद ही लिखो, मैं खाली आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स खुद ही भरो, इतने समझदार हो चुके हो कि डिटेल्स भर सको। ओके, मुझे तो यही लगता है हो चुके हो। अब देखो, अब आंसर देखो। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हम कर लेते हैं यहाँ से कर लेते हैं, इस वाले त्रिभुज से हम कर लेते हैं त्रिभुज ABC में tan 45 लगा लेते हैं, tan 45 डिग्री। लंब कौन है अपना AB है और आधार कौन है CB है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB का मान h माना है, इसका मान x माना है, इसका इधर गुणा करा देंगे तो x बराबर h हो जाएगा। एक सिंपल से इक्वेशन बन के। अब क्या करोगे, अब करोगे त्रिभुज AED की बात, बड़े वाले त्रिभुज की बात। त्रिभुज AED में, ठीक, यहाँ वाला AED में ये वाला एरिया, तो क्या किया जाए, tan 60 लंब बटे आधार। अच्छा ये 40 मत ले लेना, गलती से भी 40 मत कहना इसको, ये वाला तो कुछ और मानना पड़ेगा ना यार। चलो कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ माना तो है नहीं हमने, अच्छा बात तो नहीं रहेगा। खैर y मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, देखते हैं, या फिर y नहीं मानते हैं, DE ही रहने देते हैं। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं tan 60 डिग्री। लंब कौन है भाई साहब, लंब है DE, आधार है EA। तो DE और EA, तो tan 60 का मान तो √3 होता है, रख दिया। DE की वैल्यू तो हमने कुछ मानी नहीं ना, हमको 40 पता है, मतलब 40 ना रख देना यार गलती से भी। CD पूरा 40 है, ये वाला हिस्सा 40 नहीं है, तुम लोग बहुत गंदे हो, कभी भी 40 कह सकते हो। अच्छा नीचे AE जो है वो तो x है, ठीक। अच्छा एक बात ये है x और h के बराबर है तो लिख देते हैं। पहले बात तो इसके इधर गुणा कराओ, x √3, यहाँ √3x लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये DE बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे DE बराबर लिखेंगे √3h, यहाँ पे लिख देना क्योंकि x बराबर h, ठीक हो गया। अब देखो कि यहाँ वाला एरिया हमको मिल गया, ये वाला भाई साहब, ये मिला ना, ये मिला, और नीचे वाला क्या मिला हमको, h मिला है, ठीक। ध्यान से देखो, तो DC बराबर कितना है, 40 मीटर है ये पूरा, और ये जो DC है वो है DE प्लस EC, ये जो DE प्लस EC है वो 40 के बराबर होगा, और जो DE है वो अब इन्हें निकाले हो √3h, तो वो √3h निकाले हो, और EC तो भाई साहब पहले से ही h है बराबर 40 हो गया। h कॉमन ले लो यार, √3 + 1 बच जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। एक छोटा सा काम करो, इसको नीचे भेज दो, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटे √3 + 1। अब इतना कर चुके हो तो थोड़ा सा हर का परमीकरण भी कर दो यार, समझदार तो हो गए ही। √3 + 1, तो यहाँ पे √3 - 1, √3 - 1। नीचे वाले में वर्गांतर का सूत्र यानी √3² - 1² लग जाएगा, वो भी कर लो। और ऊपर गुणा मत करा देना, गलती से भी गुणा मत करा देना, तुम लोग बहुत तेज हो, गुणा करा लेते हो उसके बाद कहते हैं सर कॉमन ले लें। चलो यहाँ पे √3 का वर्ग 3 - 1 लिखो, ऊपर 40, और ये √3 - 1 जैसा है वैसे छाप दो। 3 में से 2 1 घटाने पर 2 मिलता है, ऊपर जो 40 है इसे रहने दो, √3 - 1 रहने दो, 2 से 40 को काट दो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 √3 - 1 मीटर, यही तो चाहिए था h के मान। तो यहाँ पे लिख दो, अतः जो अपना भवन है, भवन की ऊंचाई
20 √3 - 1 मीटर है लिखा जाए यार। ये √3 - 1 है, थोड़ा समझ लेना, यहाँ पे तो लिखा ही था। तो यही तो प्रूव करना था ना जी, देख लो भाई, यही प्रूव करना था, हो चुका है। चलो ठीक है, ख़त्म हो गई बातें। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।